हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नॉवल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 52। बॉस, क्यों ना हम इसे भूल जाए। लैंगचियो बोल उठी। सब लोग मुड़कर उसे देखते हैं। वो तो एक निडर पुलिस वाली है, भूल जाए ये उसके डिक्शनरी में कहाँ से आ गया। अगर वांगजो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती है तो उसे रहने देते हैं। हम भिंगबिन के मर्डर पर कंसंट्रेट करते हैं। जिया जियाओनान ने वही वेंचुआन का नाम लिया है, पर वो तो बस एक स्टूडेंट है। क्यों ना हम उसके पेरेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें। तुम्हारी बात सही है, पर हम किसी क्राइम को ज़्यादा और किसी क्राइम को कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, तावरान ने कहा। लैंगचियो हेजिटेट करते हुए बोलती है, मुझे पता है कि हमें हर चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पर वो तो एक बच्ची है। बड़े भी ये सब इंसिडेंट्स किसी को बताना नहीं चाहती है। उसने जो सहा है वही उसके लिए बहुत तकलीफ का है। उसे और ज़्यादा परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। लुओ वेंजो इस बारे में सोच रहा था, तभी पीछे से किसी ने कहा, कैप्टन लुओ। जियाओ हायंग स्टीफली एक क्राफ्ट पेपर फोल्डर लुओ वेंजो की तरफ बढ़ाता है। मैंने एक सेल्फ एक्सप्लेनेशन लिखा है, प्लीज़ मुझे टीम में वापस ले लीजिए। तावरान पूछता है, ज्यादा ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेशन क्यों लिख कर लाया है। जियाओ हायंग समझ नहीं पाया कि क्यों ताओरन को कुछ पता नहीं है। लुओ वेंजो फोल्डर खोलकर पढ़ने लगा। उसने लगभग 10,000 कैरेक्टर्स लिख रखा है। एक नज़र डालकर उसने उस पेपर के बंडल को जियाओ हायंग के चेस्ट पर मारा। किसने कहा कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन लिखने पर मैं तुम्हें टीम में वापस ले लूँगा? घर जाकर आराम करो। ज्याओ हायंग भूत की तरह खड़ा रह गया। फेदू सर हिलाते हुए उसके पास से ऑफिस की तरफ जाने लगा। वो एक कप कॉफ़ी पीना चाहता था। किसी ने पीछे से कहा, क्या ये प्रेसिडेंट फेई है। फेदू ने फ्राउन किया, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब तक उसके चेहरे पर एक हैप्पी सरप्राइज का एक्सप्रेशन था। ओह, प्रेसिडेंट वही। लोवेंजो ने भी उस तरफ देखा तो उसे एक पतला मिडिल एज्ड आदमी दिखा। उसके कपड़े बहुत अच्छे थे और उसके गाल टूटे हुए थे और उसके आईलिड्स भी अजीब थी। उसके आईब्रोज भी बिल्कुल सीधे थे। वो एक सियार की तरह दिख रहा था जिसने अभी अभी खून पीना ख़त्म किया है। वही जैंग हंग हैरान होकर पूछता है, तुम इतने सुबह सुबह पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो पर क्या कर रहे हो? फेदू ने ये अनाउंस तो नहीं किया है कि उसने यान सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, पर उसने ये बात छुपाई भी नहीं। कोई भी उसके बारे में ये पता कर ही सकता है, पर किसी को ये पता नहीं होने देना चाहिए कि वो केस सॉल्व करने के काम में भी इन्वॉल्व्ड है। मैं किसी को छोड़ने आया था। फेदू आवाज़ को धीमी कर लेता है। क्या करूं? मैंने कल रात किसी को नाराज़ कर दिया था। वेई जांगफंग पुलिस वालों की तरफ देखता है। तुम यंग लड़के। इसके बहुत फ़ायदे हैं। फेदू पास जाकर उसके कान में बोलता है, जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है और बहुत कुछ पहले से पता चल जाता है। तो इसलिए दो जुनमाओं के मरने के बाद फेक लैंड ने सबसे पहले रिएक्ट किया था। फेदू एक कदम पीछे होकर अपने अंगूठे को अपने होठों के ऊपर घिसता है। रुओबेंजो चुपचाप उसका परफॉर्मेंस देख रहा था। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, फेदू ने पूछा। वही जैंगहंग अपने टीनेज लड़के को खींचता है तो वो फेदू को ग्रीट करता है। क्या करूं, इस बदमाश लड़के ने अपने क्लासमेट्स को ऐसे बुली किया कि वो लोग स्कूल छोड़कर भाग गए। मैं इसे यहाँ लाया हूँ ताकि ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे। वे जांगहोंग अपने बेटे के पीठ पर एक चांटा मारता है और पुलिस वालों को सुनाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें ये सिखाया है, तुमने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तभी तो ये सब रूमर्स फैले हैं। अब देखो, इससे हमें तो कुछ नहीं होगा, पर इस रूमर से उस लड़की को ही तकलीफ होगी। मैं उस लड़की के घर गया तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ताउरन, उनको अंदर ले जाओ, लुओवेंजो ने ऑर्डर दिया। फिर फेदू के पास जाकर उसके हाथ में कुछ देकर कहा, कार की कीज लेकर जाओ, यहाँ काम में डिस्टर्ब मत करो। फेदू लैंगचाओ और ज़ियाओ हायान के हैरान चेहरों को देखते हुए वो चीज़ ले लेता है। फिर अपनी उंगलियों पर किस करके लुओवेंजो के होठों पर रखता है और उसके रिएक्ट करने से पहले भाग जाता है। 10 मिनट बाद जियाओ हायंग बार बार पीछे देखते हुए बुरो से निकल कर जा रहा था। वो जानता था कि शायद इस वजह से उसे फायर कर दिया जाएगा, पर वो क्या करता। कैप्टन लुओ उसे देखकर और ज़्यादा गुस्से में थे, पर अगर वो पुलिसमैन नहीं बन पाएगा तो वो क्या बनेगा। अचानक कैप्टन लो की कार उसके पीछे आकर हॉर्न मारती है। कार की खिड़की से वेदू ने कहा, बैठ जाओ। मेरा घर पास ही है, थैंक यू। मैं आपको घर नहीं छोड़ूंगा। मैं तो वांग जाओ के घर जा रहा था, पर मैं उसका एड्रेस भूल गया। जियाओ हायंग तुरंत कार में बैठ गया। एड्रेस बता देने के बाद भी जब फेदू ने उसे कार से उतरने के लिए नहीं कहा, तब ज़ियाओ हायांग ने उसे एक सबवे में उतार देने के लिए कहा। आप मेरे साथ चलना नहीं चाहते? पर मैं तो सस्पेंडेड हूँ। ये तो परफेक्ट है, फेदू स्माइल करता है। आप सस्पेंड हो और मैं ड्यूटी में ही नहीं हूँ। हम बस आम आदमी हैं। हम ऑफिशियली उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे बिना ही उससे मिलने जा सकते हैं। ज़ियाओ हायांग ने कुछ जवाब नहीं दिया तो फेदू ने एक सबवे के एंट्रेंस में कार रोक दिया। अगर आप चलना नहीं चाहते हो तो ठीक है।
फैद ने रेडियो चला दिया। उसमें उसी टॉपिक में बात चल रही थी। वहाँ एक बुजुर्ग कॉलर बता रहे थे कि कैसे उनके क्लास के कुछ बुलीज ने उन्हें फ्रीजिंग कोल्ड नदी में फेंक दिया था। तब से उनके पैर ठीक से काम नहीं करते हैं। ज़ियाओ हायांग कार से निकलने जा रहा था, पर फिर बैठ गया। फिर वो मुस्कुराते हुए फिर से ड्राइव करने लगा। पहले उसने पिछले दिन ज़िया ज़ियाओनैन ने जो बताया था उसका जिक्र किया, और फिर ज़ियाओ हायांग के बारे में बात शुरू कर दी। ऑफिसर गु कैसे इंसान थे? वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक छोटे से पुराने अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। अपनी सैलरी का एक हिस्सा वो अपनी माँ को भेजते थे और बाकी बचे पैसों को वो अनरिलेटेड लोगों में बांट देते थे। अपने ऊपर वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे। इन्फॉर्मर्स भी उनसे पैसे लेकर जाते थे। उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। वो साइकिल से पूरे हो जाते थे। फिर उन्हें सोचा कि उसने तो बहुत टाइप के नाइट्स के बारे में पढ़ा है, पर गुजाओ किस टाइप के नाइट थे? गरीब नाइट, पढ़ा लिखा नाइट, बैचलर नाइट, या फिर खटारा साइकिल वाला नाइट? ज़ियाओ हायांग अपना चेहरा कवर करके बोलता है, मैं ये किसी के लिए नहीं कर रहा था। मैं बस आपको लगा कि आप कुछ कर नहीं पाए। जब आपको किसी की ज़रूरत थी तब वो आपके साथ थे, पर जब उनको आपकी ज़रूरत थी तब आप कुछ कर नहीं पाए। आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपको पता नहीं क्यों कैप्टन लुओ ने आपके किए पर पर्दा डाला? वांग जियाओ का घर एक पुराने इलाके में था। ये बिल्डिंग पहले एक वर्क प्लेस डॉर्मेटरी हुआ करता था। इसकी प्रॉपर्टी राइट्स अभी तक हैंड ओवर नहीं हुई है। जो इस जगह को छोड़कर जा पाए वो लोग चले गए। वो जगह बहुत सफोकेटिंग थी। एक नैरो कॉरिडोर के दोनों साइड छोटे छोटे अपार्टमेंट्स थे। फेदू एक अजीब सी लिक्विड से भरे गड्ढे को पार करते हुए पूछता है, क्या वो लोग इतने गरीब है? उसके दोनों पेरेंट्स ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करते हैं। वो दोनों पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं ताकि अपनी बेटी को विदेश पढ़ने के लिए भेज पाए। उसे विदेशी क्यों जाना है? जूनियर मिडिल में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं था। टीचर्स ने कहा कि वो हायर स्टडी नहीं कर पाएगी, उसे किसी वोकेशनल कॉलेज में जाना पड़ेगा। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भी उनकी तरह ही बन जाए, इसलिए घर खरीदने के लिए जमा किए हुए रकम से उन लोगों ने उसे यूफेन मिडिल स्कूल भेज दिया। 204 वांगजाओ का घर यही है। फेदू ने डोर पर नॉक किया तो थोड़ी देर में पिन होल की लाइट ब्लॉक हो गई। वांगजाओ, फेदू बोलने लगा, हम सिटी बुरो से आए हैं। ऑफिसर जाओ को तो तुम जानती हो ना? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। हम बात करना चाहते हैं। मुझे पता है कि तुम हमें कुछ बोलना चाहती हो। जियाओ हायांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डोर थोड़ा सा खुलने लगा तो फेदू ने उसे बाहर से धक्का दे दिया। डोर मत खोलो। फिर वो एक पेन निकालकर डोर में लगा लिफलेट पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर उसे डोर के नीचे से अंदर भेज देता है। तुम्हें पता नहीं है कि अनजान लोगों के लिए डोर नहीं खोलना चाहिए? ये मेरा नंबर है। हम दोनों तुम्हारे घर के पीछे जाकर इंतज़ार कर रहे हैं। तुम हमें देख पाओगी। अगर तुम बात करना चाहो तो कॉल कर लेना। आपने उसे डोर खोलने क्यों नहीं दिया? वो डोर नहीं खोल रही थी। मैं समझ गया था कि वो हमें जाने के लिए बोलने वाली थी। तो हम बाहर से ही बात कर लेते। वहाँ से बात करते तो पड़ोसियों को सुनाई देता। उस तरीके से वो ठीक से बात नहीं कर पाती। अब अगर वो कॉल करती है तो उसकी मर्जी, और घर के अंदर से बात करने से वो खुद को सिक्योर महसूस करेगी। जियाओ हायांग गर्दन हिलाता है। दोनों बिल्डिंग से 30-40 मीटर दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में फेजू के फ़ोन में रिंग होने लगा। वो आंखें उठाकर देखता है कि 204 के विंडो के पर्दे के पीछे से कोई उनको देख रहा है। फेदू एक ईयरबड लगाता है और जियाओ हायांग को दूसरा दे देता है। फ़ोन में बात करने से वांग जियाओ की एंग्जाइटी शायद कम हो गई, पर जियाओ हायांग की बढ़ गई। वो सांस लेने से भी डर रहा था। फेदू और वांग जाओ बात करने लगे। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद फेदू ने पूछा, जब तुम्हें बॉयज़ डॉर्मिटरी में जाना पड़ा था, क्या तब किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाया था? नहीं, वांग जियाओ रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, पर मैंने उस आदमी के बारे में सुना था किसके बारे में? जिसने फेंगबिन को मारा, वो मर्डरर। अब तक चुप बैठा जियाओ हायांग अचानक बोल उठा, क्या कहा? फिर उसे पकड़ता है। कहाँ से सुना? हमने तो किसी को नहीं बताया। बुरो में एक लेडी ने डिस्क्राइब किया था। मैं तो होटल से निकली भी नहीं थी। मैंने किसी को नहीं देखा। कोई बात नहीं। हमें हर संडे छुट्टी मिलती है, पर मेरे पेरेंट्स संडे को भी काम करते हैं और उनको लगता है कि घर जाने से मेरा टाइम वेस्ट होगा। कुछ स्टूडेंट्स घर जाते हैं, कुछ साथ मिलकर मज़े करते हैं। मैं क्लासरूम में बैठकर पढ़ रही थी। जब बीच में मैं बाथरूम गई थी तब लियांग यूजिंग और दूसरी लड़कियां भी वहां आ गई थी। उनको अवॉइड करने के लिए मैं टॉयलेट से निकली ही नहीं। लियांग यूजिंग वही वेंचुआन के किसी दोस्त के बारे में बोल रही थी। उसने कहा कि वो अजीब था। वो 5 मिनट के लिए आया था। उसने ना पानी पिया और ना ही ग्लव्स उतारे। एक और लड़की ने उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो उस लेडी के डिस्क्रिप्शन से मिलता है।
ये कब हुआ? नवंबर के फर्स्ट वीकेंड में। वही वो इंचवान का बर्थडे था। उसके सारे साथी उसके साथ गए थे। फेंगबिन भी था? हाँ, वो भी उसके करीब था। लू गुओशेंग जो 15 साल से गायब था, वो अचानक एक मिडिल स्कूल के बच्चे के बर्थडे पार्टी में क्या कर रहा था? शायद वो अपने शिकार को पहचानने गया था। फेंगबिन उस टाइम गो आस्क शातोव के साथ कांटेक्ट में था। ये कहाँ पर था? फेदू ने पूछा। मुझे नहीं पता, वांगजाओ थोड़ा सोचकर बोलती है। एक लड़की बोल रही थी कि उस रेस्टोरेंट का बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल ट्रेडिशनल नहीं था, उसमें बेबी बॉक जॉय था। लियांग यूजिन ये सुनकर गुस्सा हो गई थी। समझ गया। बेयुअन्स लॉन्गयन सेंटर, फेदू ने कहा। थैंक यू, तुमने हमारी बहुत मदद की। वांगजाओ ने कॉल को कट नहीं किया। उसने कर्टन को हटा दिया तो उसका चेहरा दिखने लगा। अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर और स्कूल की सफरिंग उस बच्ची के चेहरे पर दिख रही थी। जियाओ हायंग के मन में बहुत कुछ चल रहा था। जब दूसरे बच्चे उसे परेशान करते थे, तब गुजाओ ने उसे उनके हाथ से बचाया था। पर जब लोग गुजाओ के बारे में गलत बोलते थे, तब उसका प्रोटेस्ट करके जियाओ हायंग सिर्फ मार ही खाता था। वांगजाओ ने कहा, ना तो मैं सुंदर हूँ और ना ही पढ़ाई में अच्छी। मैं अपने पेरेंट्स पर एक बर्डन हूँ। मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई, शायद मैं फिर स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। मेरे जैसे किसी को तो मर जाना चाहिए। फेदू के कुछ बोलने से पहले जियाओ हायंग बोल उठा, मैं तो बचपन से अजीब हूँ। कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता है। जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, तब मेरे डैड ने कहा कि मैं एक बर्डन हूँ, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं पुलिस वाला बन गया, पर यूजलेस ही रह गया। उस दिन मैं एक पिक पॉकेट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वह मुझे गिराकर चला गया। पर मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। वांगजाओ रोती रही। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम उन लोगों को सजा दिलाना चाहती हो, तो 110 पर कॉल ना करके इस नंबर पर कॉल करना। मैं आकर तुम्हें सिटी बुरो ले जाऊंगा। बात खत्म करके फेदू जिया हायोंग को धक्का देकर चलने लगा। कार में बैठकर चलने के बाद जियाओ हायांग ने हिम्मत करके पूछा, टीम में वापस आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फेदू ने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से पूछा, क्या आप मेरे सेल्फ एक्सप्लेनेशन को पढ़कर बता सकते हैं कि मैंने क्या गलती की है? क्या आपके बॉस को सेल्फ एक्सप्लेनेशंस पढ़ने का शौक है? फेदू मुस्कुराकर अपने पॉकेट से एक वर्क आईडी निकालता है और जियाओ हायांग की तरफ फेंकता है। वही वो इंसान के चेहरे पर शायद हमेशा ही एक मुस्कान होती है। इंटरोगेशन के टाइम भी उसकी वो स्माइल कम नहीं हुई। जब लैंगचियो ने उसे उसके ग्रुप बुलिंग के बारे में पूछा, तब उसने कहा, ग्रुप का क्या मतलब है दीदी? आप भी तो अपने कॉलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करती हो ना? तुमसे सवाल पूछा जा रहा है, चुप रहो नहीं तो अंदर कर दूंगी। उसकी बातों से वो लड़का नहीं डरा। उसने मुस्कुराकर कहा, पुलिस ऑफिसर दीदी, आप मुझे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने किसी का इंसल्ट किया है? कोई वीडियो है या फिर कोई डॉक्टर का रिपोर्ट? ताओरन फ्राउन करता है। वे वेंचुआन, अपने एटीट्यूड को ठीक करो। हमारे पास एविडेंस है कि तुम एक ग्रुप सेक्सुअल असॉल्ट में इन्वॉल्व हो। तुम तो अच्छे घर से हो, तुम्हारे फ्यूचर में बहुत स्कोप है। क्यों तुम जेल में अपना टाइम बर्बाद करना चाहते हो? सेक्सुअल असल्ट? वांग जियाओ को? वही वंचुआन अपने आंखों को कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद हंसकर बोलता है, मजाक मत कीजिए ऑफिसर। आपने उसे देखा है? उसे छूऊंगा तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। आपको ये सब किसने कहा? उसने खुद? अगले लोग अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। एक्टिंग बंद करो। जिया जियाओनान के फ़ोन में ट्रैकिंग डिवाइस क्यों लगाया था बताओ? इस टाइम उस लड़के का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लड़की ये बात बता देगी। मैंने उसके सामने वो लगाया था। अगर उसे पसंद नहीं था तो वह उसे निकाल सकती थी। अगर तुम्हें पता था कि वो लोग कहाँ हैं तो तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं? किसी ने मुझे पूछा ही नहीं। फेंगबिन के मर्डर ने उस ट्रैकिंग डिवाइस को यूज़ करके उनको फॉलो किया था। इस बारे में क्या बोलना है तुम्हें? वही वो इंसान तावरन की आंखों में देखकर मुस्कुराता है। पहली बात, क्या वो किलर पकड़ा गया है? क्या उसने खुद कहा कि उसने उस ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया है? दूसरी बात, वो ट्रैकिंग डिवाइस बहुत सिंपल है, कोई भी उसे हैक कर सकता है। और तीसरी बात, आपने कहा कि फेंगमिन के मर्डर के टाइम वो लड़की उसके साथ थी, तो उसने उसे क्यों नहीं मारा? गड़बड़ तो उस लड़की में है। मेरा इसके साथ क्या लेना देना है? लोवेंजो और सह नहीं पा रहा था। वो खुद इंटरोगेशन रूम में जाने लगा तो उसके फ़ोन में एक कॉल आया। बेयुअन लॉन्गन सेंटर। उसके कदम रुक गए। तुम श्योर हो? नहीं, इसे सीक्रेट रखो और यहाँ मत आओ। और उस गधे पर भी नज़र रखो। मैं घर आकर बात करूँगा। फ़ोन रखकर वो चाय पीकर खुद को शांत करता है और फिर तारन को बोलता है कि वो लोग अपने इंटरोगेशन जारी रखें। उसके बाद वो सारे सुपीरियर्स को कॉल करके केस का अपडेट देता है। फिर एक सिगरेट जलाकर एक सिक्योरिटी कैमरा की तरफ देखते हुए बाहर चला जाता है।
जब वो जेंग काइफेंग को पकड़ने गया था, तब उस बात की खबर उन लोगों को पहले ही मिल गई थी। इस बार वो एनिमी को अलर्ट नहीं करना चाहता है। जियाओ हायांग सावधानी से लो वेंजो के लिविंग रूम में बैठा था और लू ईगो को देख रहा था। वो कैट तब भी हैंगओवर में था। वो नाखुश होकर जियाओ हायांग के पैरों के पास घूम रहा था और जैसे ही उसकी पूंछ उसकी पैंट से टच हुई वो गुस्सा हो गया। जियाओ हायंग अपना पैर खींचकर और भी सावधानी से बैठ गया। उसे बुली करना आसान है देखकर लुओ यूगो कॉफ़ी टेबल पर बैठकर उस पर नज़र रखने लगा। जियाओ हायांग को चाय देकर फेदू रेड वाइन लेकर बैठ गया। वाइन के स्मेल से लो ईगो उसके पास आ गया और उसका अटेंशन ना पाकर वो उसके पैंट को पकड़कर चढ़ने का सोचता है। पर जैसे ही फेदू ने उसकी तरफ देखा वो रुक गया और फिर से चुपचाप बैठ गया। आपका कैट तो बहुत वेल बिहेव्ड है। ये लुओ वेंजो का कैट है, पर आजकल मैं ही इसे खिला रहा हूँ। ये बात सुनकर कोई ऑर्डिनरी इंसान ये सवाल करता कि वो दोनों साथ रह रहे हैं या नहीं। पर जियाओ हायंग कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उसने पूछा, अगर वांग जियाओ ने जिसके बारे में सुना वो लू गुओसंग है, तो नॉर्मली अपना ट्रेस ना छोड़ने वाला आदमी फेंगबिन को मारते टाइम अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों छोड़ गया? फेदू दूसरे काउच पर पैर फैलाकर बैठा था। सीनिक एरियाज में सीसीटीवी होते हैं। उसे पता था कि वो पहचाना जाएगा। ग्लव्स पहनने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो शायद 15 साल से ग्लव्स पहनकर बोर हो गया था और थोड़ा फ्रीडम चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि उस रात उसे रेस्क्यू करने कोई आएगा। उसका चेहरा दिखाने का मकसद था उसके एम्प्लॉयर को गार्ड करना। शायद उसके एम्प्लॉयर ने जिया जियाउनन को मारने के लिए मना किया था। शायद वो खुद भी किसी लड़की को मारना नहीं चाहता था। लोरेंजो जब घर आया तब अंधेरा हो रहा था। जब वो खुद चाबी खोलकर अंदर आया और उसने अपने शूज़ को पैरों से फेंककर शू कैबिनेट पर रखा, तब जाकर जओ हायांग के मन में सवाल आया, किसका घर है ये? ताउरन मुस्कुराते हुए फेदू को एक ओपेक क्लॉथ बैग देता है। जियाओ जियाओ भी खाना खाने के लिए आया है। वो तो चले जाना चाहता था। फेदू ने ही उसे रोक कर रखा। वो सोच रहा था कि कोई सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन होगा। उसे पता नहीं था कि वो हॉटपॉट का इंतज़ार कर रहा है। उसने कहा, मैं तो। फेदू बैग के अंदर झांक कर देखता है कि उसमें एक एग्जामिनेशन डिवाइस है। उसने कहा, वो माफ़ी मांगने के लिए आए थे। उनको पता है कि उन्हें पब्लिक प्लेस में आपसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। माफ़ी मांगने के लिए वो इम्पोर्टेड कैट फूड भी लाए हैं। कैट फूड तो फेदू लाया था, पर फेदू के ऊपर उसे इतना भरोसा हो गया था कि जियाओ हायांग ने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया। हॉटपॉट के इंग्रेडिएंट्स सारे रेडीमेड थे, तो उसे सेटअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तावरन और जियाओ हायंग उसके पास बैठकर बात करने लगे और लुओगियो को दूर रखने लगे। फेदू सब्जी धोने के लिए किचन में चला गया। उसके जाते ही लोरेंजो ने पूछा, तुम वाइन पी रहे थे? फेदू ने नहीं सोचा था कि कैप्टन लुओ की नाक इतनी तेज होगी। उसने कहा, नहीं, बस ग्रेप जूस पिया। लोरेंजो बाहर बैठे दोनों की नज़रों से बचकर फेदू के मुंह को टेस्ट करने लगा। सर्दियों में ड्राई एयर के वजह से होंठ डेलिकेट हो जाते हैं। फेदू अपना फेस हटाते हुए बोलता है, डार्लिंग, अगर मेरे होंठों से खून निकला तो आपको मुझे अपने बैग पर कैरी करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लूंगा। तुम कभी सच बोलना तो सीखो। हॉटपॉट की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। टेबल पर मीट, वेजिटेबल, सी फूड सजाया हुआ था, पर टेबल पर बैठे लोगों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। किसने कहा कि तुम सोशिएबल नहीं हो? एक दो बार साथ खाना खाने से ही तुम सबको जान जाओगे। कल फिर काम करना है। आज अच्छे से खाना खाते हैं और वाइन के बदले चाय से चीयर्स करते हैं। तावरन की वॉइस चेयरफुल थी, पर उसका चेहरा नहीं। वो एग्जामिनेशन डिवाइस को लेकर रेडी का इशारा करता है। जियाओ हायंग 2 कप लेकर उनको एक दूसरे पर ठोकता है। उस इंस्ट्रूमेंट में एक लाइट ब्लिंक होता है, जिससे पता चलता है कि वो स्कैन कर रहा है। लोरेंजो डिटेक्टर को लेकर बोलता है, जियाओ हायांग, तुम्हें बहुत टाइप के बॉस मिलेंगे। सब मेरी तरह नहीं होंगे, इसलिए अपने बात करने के तरीके को ठीक कर लेना। मैं जाकर देखता हूँ कि नूडल्स पक गए कि नहीं। वो डिटेक्टर को घर में हर जगह पर घुमाता है। फेदू, तुम अभी भी फ़ोन पर हो? और कितने पैसे कमाने के बाद तुम आराम से खाना खा पाओगे? तारान को उसकी बात समझ आ गई। उसने कहा, रील्स में जैसे देखने को मिलता है वैसे ही आज हम सब अपने फ़ोन को एक जगह रख देते हैं। जो पहले फ़ोन को टच करेगा उसे आज का बिल पे करना पड़ेगा। फेदू सबके फ़ोन्स को एक सिग्नल ब्लॉकिंग पेपर बैग में रख देता है। एंट्रेंस हॉल में आते ही डिवाइस में रेड लाइट जलने लगा। तावरन ने टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया। थोड़ी देर में लोरेंजो को तावरन के बैग के अंदर एक पॉकेट में एक लिसनिंग डिवाइस मिल गया। सबकी नज़र उस चीज़ पर थी, पर लुओ ईगो की नज़र खाने पर थी। खाना ना मिलने पर उसने आवाज़ किया। लोरेंजो ने उसे एक हाथ से उठा लिया तो वो चीखने लगा। कैट के रोने की आवाज़ के साथ साथ लुओ वेंजो ने उस डिवाइस पर एक कप गर्म पानी डाल दिया। डिवाइस के साथ साथ तावरन का बैग भी खराब हो गया, पर उस डिवाइस की रेड लाइट बंद हो गई। बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। लोरेंजो ने फाइनली कहा, तुम्हारा बैग पुराना हो गया था।
मेरे पास कुछ नए बैग है, तुम उनमें से एक ले लेना। सबसे महंगा वाला चाहिए मुझे, ताओरान ने कहा। कौन है वो? ज़्याओ हायांग ने पूछा। कोई भी हो सकता है, मैं अपने बैग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। जरूरी नहीं कि वो हमारे टीम का ही कोई है। फेदू ने कहा, हाँ मैं होता तो मैं लाओ लुओ पर वो डिवाइस लगाता, आप दोनों पर ही लगाता। लाओ यांग के टेस्टामेंट में 327 केस और गुजाओ का मेंशन है। ये उनके टाइम का कोई या फिर उनसे सीनियर कोई होगा। शायद इसलिए ही उन लोगों ने अपना ऑफिस यहाँ बनाया है। लुओ वेंजो एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है। कौन से लाओ यांग की बात कर रहे हो आप? ज़्याओ हायांग पूछ उठा। ताओरन को हैरान देख के लुओ वेंजो ने कहा, इस गधे को गुजाओ ने पाला था। ये एक एल्डर और विक्टिम का रिलेटिव है। फेदू शक करता है, और मैं एक क्रिमिनल का बेटा हूँ जिसने ऑर्गेनाइजेशन से बिट्रे किया था। चारों मिलकर डिस्कस करने लगे। जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन था वो सबको वो सब बताने लगा। वही वेंचुआन या उसके डैड के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जिस बेयुअन लॉन्गवन सेंटर में लू गुओशंग आया था वो वे जैंगहोंग का है। उनमें से कोई इन्फॉर्मेशन या सीसीटीवी फुटेज पाना मुश्किल है। तावरान ने कहा, इन्फॉर्मर्स को काम में लगा सकते हैं। जियाओ हायंग ने कहा, इन्फॉर्मर्स भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। मुझे तो लगता है कि अंकल गू के साथ जो हुआ था उसके पीछे कोई इन्फॉर्मर का ही हाथ था। फेदू बहुत देर से चुप था। उसने कहा, हम मेरे आदमियों को यूज़ कर सकते हैं। बेयुअन्स लॉन्गयन सेंटर एक 30 स्टोरीड बिल्डिंग है जो एक बहुत अच्छी जगह पर है। ऊपर होटल है और नीचे कॉमर्शियल एरिया। बीच में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। जब सूरज की रोशनी उस बिल्डिंग के बड़े बड़े कलरफुल विंडोज़ पर पड़ती है तब पास के बिल्डिंग में वो एक ग्लिटरिंग रेनबो बना देती है। पर अभी सनराइज नहीं हुआ है। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के चारों कोने में 4 अलग अलग यूनिट्स हैं। एक में एक सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट, दूसरे में एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट, तीसरे में एक साउथ ईस्ट एशियन रेस्टोरेंट है, चौथे कोने में मॉडिफाइड होम कुकिंग सर्व किया जाता है। वहीं पर बुद्धा जम्प्स ओवर वॉल में बेबी बॉक चॉय यूज़ किया जाता है। सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट में होटल के गेस्ट को 24 घंटे खाना मिलता है और सुबह 6 बजे उसका ब्रेकफास्ट रूम खुल जाता है। सुबह 4 बजे कुछ यंग लड़कियां फ्लावर अरेंजमेंट और साफ सफाई कर रही थी। 4:15 को उनका शिफ्ट चेंज होता है। ये सारी लड़कियां कम उम्र की हैं। उनकी टीम लीडर भी यंग है। टीम लीडर अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। वो फ्लावर डेकोरेशन में बिजी थी। वही जी, जल्दी आओ, डिमसम का फर्स्ट राउंड रेडी है। पॉनिटल वाली टीम लीडर एक लास्ट नज़र डालकर बैक किचन की तरफ जाने लगी। फर्स्ट राउंड वाला डीम सम गेस्ट्स को सर्व नहीं किया जाता है। उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। नाइट शिफ्ट वाली लड़कियां वो सब खा सकती है और बच जाए तो साथ ले जा सकती है। रात भर काम करके भूखी लड़कियां चहल पहल करके खाने लगती है। पर वही वही सबके जाने के बाद एक्स्ट्रा खाना एक बैग में भरकर लेकर जाती है और नाइट ड्यूटी वाले गार्ड्स को दे देती है। उसके इस काम के लिए बाकी लड़कियां उसे बेवकूफ़ बुलाती है। वो लोग उन गार्ड्स को उनसे नीचा समझती हैं। वे अपने ईयरबड्स से गाने सुनते हुए 10th फ्लोर के रेस्टोरेंट से नीचे उतरने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स को डिमसम देते हुए वो बेसमेंट के सर्विलियंस सेंटर तक पहुंच गई। वहाँ 2 लोग ड्यूटी में होते हैं। एक चालाक आदमी जो अपने साथी यंग लड़के से पूरी रात ड्यूटी कराता है और खुद सोता रहता है। आज वही वही जो डिमसम लाई थी वो थोड़ा अजीब सा था। उसे खाते ही ड्यूटी में बैठे लड़के को पेट में दर्द होने लगा। पर उसके सीनियर को उठाने से वो गुस्सा करेगा ये सोचकर वो लड़का वही वही को उसके बदले कैमरा पर नज़र रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसके चले जाते ही वे का चेहरा बदल गया। 6 नवंबर दोपहर के आसपास का टाइम। ये बड़बड़ाते हुए वो कैमरा सीक्वेंस डिसाइड करती है। सारे रिकॉर्ड्स को वो एक फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेती है। बीच में उस ओल्ड सिक्योरिटी मैन की नींद खुल गई थी पर उसने वही वही पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। उसके बिस्तर से निकलकर ड्रेस पहनकर निकल आने से पहले ही वही वही का काम पूरा हो गया था। सुबह होने से पहले ही कुछ लोगों के जरिए वो फ्लैश ड्राइव फेदू तक पहुंच गई। फुटेज देखते हुए तावरन ने पूछा, तुम्हें ये कौन देकर गया? तुम्हें ये कैसे मिल पाया? कुछ लोग हैं जिनकी मैंने मदद की थी, फेदू ने कैजुअली बोल दिया। पर उसकी नज़र लुओंजो की तरफ चली गई जो बिना कुछ बोले बस उसी को देख रहा था। फेदू लैपटॉप ज़्याओ हायांग को दे देता है और फिर चश्मा साफ करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, मैंने उनकी नकल की है। आपको हे जोंगी की माँ याद है ना? उनको एक फ़ंड से मदद मिल रही है। उनके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो किसी गलत काम की वजह से बेसहारा हो गए हैं। उस फंड के पीछे का असली बैकर मैं ही हूँ। ये गुआंगियाओ फंड के जैसा ही है। जो ये दे गया उसके पेरेंट्स को किसी गैम्बलर ने मार दिया था। जिस लड़की ने ये चुराया है वो अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बचने के लिए घर से भाग कर आई है। हे जोंगी की माँ अब क्या कर रही है?
उनकी बीमारियों का ट्रीटमेंट बहुत हद तक हो गया है। वो एक लीडिंग कंपनी में जॉब कर रही है, जिसके साथ वे जांगहोंग का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। तो तुमने उनके जैसे लोगों को पुलिस फोर्स के काम में आने के लिए रिजर्व कर रखा है, लुओ वेंजू ने कहा। पर वह अपने मन में सोचने लगा कि अगर फेदू उसका साथ नहीं देता तो उन लोगों को किस काम के लिए यूज़ करता। फेदू उसकी नज़र को अवॉइड करके अपना चश्मा साफ करता रहता है। पता नहीं उसमें कितने सालों का धूल जमा है। जियाओ हायंग ये सब नहीं सुन रहा था। उसकी नज़र वीडियो पर थी। उसे उसमें लू गोसंग दिख गया। लू गोसंग ने हैट पहन रखी थी और उसने एक बार के लिए भी ऊपर नहीं देखा। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी बाकी डिटेल्स को कंपेयर करके ये प्रूव किया जा सकता है कि वो कौन है। उससे वही वो इंचुअन और उसके डैड को अरेस्ट किया जा सकता है। अभी इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनिमी अलर्ट हो जाएगा तो उन दोनों को मार देगा, लो एंजो ने कहा। चलो देखते हैं कि वो किधर गया। लू गोसिंग सबकी नज़रों से बचकर एक एम्प्लॉय कार्ड यूज़ करके एम्प्लॉय पैसेज से चला गया। 3 मिनट बाद वो बैक डोर से निकला। तब तक उसके चेहरे पर एक मास्क था। एक सिक्योरिटी कैमरा देखकर उसने किसी को कॉल किया। एक ब्लैक कार जो आगे आ रही थी, पीछे होकर कैमरा के रेंज से बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में लू गोशेंग को लेकर वो ब्लैक कार तेज़ी से कैमरा के सामने से चली गई। लू गोसिंग बहुत केयरफुल था। अब 1.5-2 महीने पहले वहाँ कौन सी कार थी, ये कैसे पता चलेगा। क्या ये एक हाई डेफिनेशन कैमरा है? जवायांग ने स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा। वहाँ पर एक कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर है। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।